लो बच्चों, ये जो हमने 19 अप्रैल को टेस्ट लिया था उसके फिजिक्स के डाउट हैं। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें डाउट लेने हैं। A nucleus moving with the velocity v emits an alpha particle if the velocity of alpha particle and remaining nucleus is v1 and v2 and their masses are m1 and m2। तो इसमें तो भाई इसका आंसर हो जाएगा v मस्ट बी पैरेलल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखो क्या हो रहा है, ये m1 प्लस m2 मास का न्यूक्लियस है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मास डिफेक्ट नेग्लिजिबल होगा जो कि v वेलोसिटी से जा रहा था। अब जब ये दो पार्टिकल में टूटेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर उधर हो सकती है। तो मतलब जो ऑप्शन ए है, ऑल वेलोसिटीज मस्ट बी पैरेलल, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से v इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो स्केलर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो वेक्टर है वो तो ये न्यूमरेटर ही है। इसलिए v मस्ट बी पैरेलल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये वाला मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं टू बॉडीज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर विद द इनिशियल पोजीशन v1 and v2 and with constant acceleration a1 and a2 directed against their initial velocity, the maximum initial separation between them for which they will meet during the motion is। ठीक है, तो हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे। देखो क्या हो रहा है, मान लो बॉडी 1 की वेलोसिटी v1 है, बॉडी 2 की वेलोसिटी उल्टी तरफ v2 है, इसका एक्सेलरेशन इधर a1 है, इसका एक्सेलरेशन इधर a2 है। तो अगर मैं 2 को स्टेशनरी मान करके बॉडी 1 के मोशन को देखूं तो जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो v1 प्लस v2 हो जाएगी। ठीक है ना, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जो u ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 की जो इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 है वो v1 प्लस v2 हो जाएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जो है वो माइनस a1 माइनस ऑफ प्लस a2, यानी कि माइनस a2 हो जाएगा। इसको माइनस ऑफ a1 प्लस a2 कह देंगे। अब हम ये चाहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर ये गैप l है, ठीक है, तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट l हो तो इसकी वेलोसिटी उससे पहले जीरो ना हो जाए। बिकॉज क्या हो जाएगा, कुछ दूरी चल करके इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जब जीरो हो रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन एल होना चाहिए, एल मैक्स होना चाहिए, जो भी समझ लो एल होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 2 a1 प्लस a2 s। यहां से जो s की वैल्यू आई वो हो गई v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 a1 प्लस a2, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू 2 जो v1 है वो इतनी दूरी तक जाएगी। अब अगर ये जो s है ये ग्रेटर देन l है तो दोनों एक पॉइंट पे आएंगे, अगर ये लेस देन l है तो ये दोनों एक पॉइंट पर कभी नहीं आएंगे, पहले से ये भी 1 लौट जाएगा। तो यहां से जो मेरा आ गया कि जो मैक्सिमम सेपरेशन है, जहां तक वो दोनों एक ही पॉइंट पर मिले या एक जगह पर आ जाए, वो v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 a1 प्लस a2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, फाइंड आउट मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड पर डे टू ऑपरेट अ 0.95 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजिंग यूरेनियम 9। अरे बाप रे बेटा, ये सवाल तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे थोड़ा सा डेटा अलग से पता है इसलिए मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अगर तुम एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि यूरेनियम 235 का जब फिशन होता है तो करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि जब हम एक न्यूक्लियाई का, तो अगर हमारे पास 235 ग्राम फ्यूल होता है यूरेनियम 235, तो ये 200
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इतने जूल एक न्यूक्लियस पे, और इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इतने तुम्हारे इतने क्या कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो 235 ग्राम पर इतने जूल एनर्जी निकलती। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मुझे एक दिन में 0.95 मेगावाट एनर्जी चाहिए, यानी कि मेरी एनर्जी की वैल्यू एक दिन में 86400 इतने सेकंड होते हैं, और इंटू 0.95 इंटू 10⁻⁶ ये वॉट हो गया, तो वॉट इंटू टाइम जो हो गया ये जूल हो गया। अगर इतने जूल एनर्जी चाहिए तो कितने ग्राम या किलोग्राम यूरेनियम लगेगा, ये हम लोग हिसाब लगा सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, इतने जूल के लिए इतने ग्राम, तो इतने जूल के लिए इतने ग्राम, इस तरह का हिसाब कर लेंगे। ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली काफी लंबी कैलकुलेशन है और तुम्हारे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं, अच्छा तो बेटा टाइम कांस्टेंट का सवाल है इसलिए हम लोग ये नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ये R और R पैरेलल में है तो R/2 इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, C कैपेसिटेंस हो जाएगा। अरे बाप रे, ये बेकार सवाल है, इसमें R इससे R से कोई लेना देना नहीं है। इसका R 0 है तो इसका टाइम कांस्टेंट RC जो होता है वो 0 हो जाएगा, बट बेकार सवाल है। इस R से तो इस कैपेसिटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट सर्किट में है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, पर ये बेकार सवाल है, इसको नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, the frequency of vibration of a string is given by V nu is equal to P by 2L F by M का रूट, where P is the number of segments in which the string is divided, F is the tension in the string and L is the length। अरे बाप रे बाप, तो ये तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, ये M जो हो गया, ये तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ ही रखा है, ये सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे m जो है ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशन हो गया वो ml इनवर्स हो गया, जो हमने साउंड में पढ़ रखा है। और दूसरा तरीका तो वही है कि बेसिकली मैं फ्रीक्वेंसी को 1 बाई टाइम ले लूँ और प्रेशर और लेंथ के डायमेंशन डाल दूँ और फोर्स के डायमेंशन डाल दूँ, तो वहां सॉल्व करके m के डायमेंशन निकाल लूँ, और उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज ये फॉर्मूला तुमको वैसे ही साउंड में पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्सिस शोन इन द फिगर। अच्छा तो भैया देखो, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर को पहले तो ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर की बजाय अगर सॉलिड स्फीयर होता तो इसका मास अगर m होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता। अब अगर मैं इन दोनों हाफ्स को देख लूं जिनके मास m डैश इज इक्वल टू m/2 और m/2 है, तो ये जो एक्सिस है ये इनके सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा, बिकॉज हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सिमेट्री की वजह से इसी एक्सिस पे लाई करेगा। तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो वैसे तो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/5 mr², लेकिन 1/5 mr² को मैं 2/5 m-r² लिख सकता हूं, जो कि इस हेमिस्फीयर का मास है। तो बेसिकली अगर मैं इस स्फीयर को ऐसे कट कर दूं तो जो हेमिस्फीयर है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m-r² हो जाएगा, जहां पे m' उस हेमिस्फीयर का मास है। तो इस केस में अगर देखेंगे तो मैं इसको जरा रब कर दूं, हेमिस्फीयर के लिए ये वाली जो एक्सिस है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है, इसलिए एक्स एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mr² हो जाएगा, ये बिकॉज ये दूरी जो है वो r हो गई, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ली, और 7/5 mr² इज इक्वल टू mk² लिखूंगा, तो m से m कर दिया। रेडियस ऑफ गायरेशन, अरे सॉरी, रेडियस ऑफ गायरेशन ये जो हो जाएगा वो √7/5 r हो जाएगा। तो √7/5 1.4 होता है, 1.4 का रूट 1.44 का रूट 1.2 होता है, तो 1.2 से, अरे बाप रे बाप, अच्छा ठीक है, 1 रूट 1 पॉइंट, थर्ड वाला गया, रूट 1.4 r मुझे लगा वो
वन रूट में ध्यान नहीं दे रहा था, तो रूट 1.4 आ गया यहाँ से, ठीक है, रूट 7/5 आ गया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फोर सिचुएशन charge particles are at an equal distance from the origin. Arrange them in the order of magnitude of net electric potential at the origin, greatest first. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो 5 और 2 7 और -3, ये हो गए 4q/r, जो भी दूरी बिकॉज पोटेंशियल तो ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पर -2q/r, यहाँ पर भी -2q/r, और यहाँ पे +2q/r, तो यहाँ पे 4q/r सबसे ज्यादा होगा, तो फर्स्ट है, फिर फोर्थ है, और थर्ड और सेकंड बराबर हैं, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या गलती कर दे रहा हूँ मैं? अरे भाई गलती हो गई। फर्स्ट में ये 5 और 2 7 -3 4q है, यहाँ पे 2q है, यहाँ पे 2q है, और यहाँ पर -2q है, तो इसका मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा, सेकंड सबसे खराब, और थर्ड और फोर्थ बीच में, तो थर्ड वाला आंसर हो गया। मेरे से देखने में साइन की गलती हो गई, ठीक है। तो बेसिकली KQ/R लगा करके ऐड कर देना है, जिसमें R सबके लिए बराबर है, तो कट जाएंगे, K भी बराबर है, वो भी कट जाएंगे, तो सम ऑफ द चार्जेस जिसमें सबसे ज्यादा है उसमें पोटेंशियल ओरिजिन पे सबसे ज्यादा होगा, जिसमें सम ऑफ द चार्जेस सबसे कम है उसमें पोटेंशियल सबसे कम होता है। नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, पोटेंशियोमीटर का सवाल है। In the above diagram, balance length for E dash is L naught. If the cross sectional area of wire AB is doubled, then what will be the balancing length of? तो भाई देखो क्या हुआ, ये E है, ये 1 ओम है, ये 9 ओम है, और ये 10 ओम है। तो बेसिकली जो वायर में करंट है वो E बाई 20 है, ठीक है। अगर इस वायर में करंट देखें, यहाँ तो भी इस गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करता, तो ये सर्किट इलेक्ट्रिक फील्ड से ए से बी होकर के जा रहा है, उसमें जो करंट है वो E/20 है, इसलिए VAB की वैल्यू जो हो गई वो E/20 इंटू 10 हो गई, ठीक है, जो ये लेंथ है, यानी कि E/2 हो गई। और इसको अगर मैं इस फाई एल से इक्वेट करूं तो ए बी की लेंथ 10 मीटर है, यानी कि ये वाला जो लेंथ है इसको मैं 10 मीटर लिख सकता हूं, तो फाई की वैल्यू E/20 ही आ गई। यहां से E डैश की वैल्यू E/20 इंटू L नॉट हो गई। ये पहला वाला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में तुमने क्या किया कि इस 1 ओम और इस 9 ओम को एज सच रहने दिया, पर ये जो 10 ओम वाला वायर था इसका रेडियस डबल कर दिया, ठीक है, अच्छा नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया, सॉरी। तो बेसिकली अभी 5 ओम रह गया। अगर ये 5 ओम रह गया तो इस बार यहां मैं साइड में करके लिख लूं, इस बार जो मेरा करंट हो गया वो E/15 हो गया, इसलिए वी ए बी की वैल्यू E/15 इंटू 5 रह गई, क्योंकि जो ए बी का रेजिस्टेंस है खाली 5 ओम रह गया, 10 ओम नहीं रह गया, तो ये बेसिकली E/3 हो गई। और इस E/3 को फाई एल लिखूं तो इस बार फाई की वैल्यू E/30 हो गई। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई E डैश इज इक्वल टू E/30 इंटू एल नॉट डैश जैसी कोई चीज बोल दूं, तो बेसिकली मेरा इन दोनों से रिलेशन आ जाएगा कि एल नॉट डैश इज इक्वल टू 30/20 ऑफ एल नॉट, जो कि 1.5 एल नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इस सर्किट का रेजिस्टेंस कम किया, वैसे ही मेरी जो बैलेंसिंग लेंथ, मतलब ए बी का रेजिस्टेंस जैसे कम किया, वैसे मेरी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ करके 1.5 एल नॉट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वी ए बी निकाल करके उसको फाई एल लिख करके फाई निकाल लेते हैं, और ई डैश इज इक्वल टू फाई एल लगा करके वहां से बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। क्योंकि इसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है, इसलिए फिर से मैं समराइज कर दूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25,
पोटेंशियोमीटर में क्या है, ए और बी में जो करंट है, ये पहला स्टेप है, इसमें करंट निकालना है, आई ए बी समझ लो। यहां से वी ए बी निकालना है, जो कि आई ए बी इंटू आर ए बी है। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जा नहीं रहा, उसकी चिंता ना करना, ठीक है ना। और फिर यहां से इसको फाई इंटू एल ए बी जो भी है वो लिख करके फाई निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद ई डैश इज इक्वल टू फाई एल नॉट जैसी चीज लगा करके, या ई इज इक्वल टू फाई एल लगा करके उसके आई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर को सॉल्व करने का बेसिक आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। कह रहा है फिगर शोज टू शिप्स मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी वी एंड वी बी। जब ये ऐसे चल रही है, वी बी ऐसे जा रही है। द शिप मूव सच दैट बी ऑलवेज रिमेन्स नॉर्थ ऑफ ए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बेसिकली वी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी ए है, तभी तो जितना ए इधर जाएगी उतना ही बी भी इधर हॉरिजॉन्टली जाएगी, ठीक है ना। तो वी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी ए अगर मैं लिख लूं, वी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी ए लिख लूं, तो यहां से वी बी बाई वी ए की वैल्यू सेक थीटा आ जाएगी। तो ये मेरा थर्ड वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर दोनों हमेशा हॉरिजॉन्टली रह रही है, इसका मतलब इनका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, समय के साथ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, उनकी हॉरिजॉन्टल एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो गई, वहां से आ गया रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं अ हीट, इसको यहाँ पर एक हीट इंजन है, ये इट इज हैविंग अ सोर्स ऑफ 527। 527 का मतलब हो गया 800 कैलोरीन से हीट ले रहा है एंड सिंक एट 127। 127 का मतलब हो गया 400 केल्विन पे हीट दे रहा है। ये मेरा हीट इंजन है। If the useful work done is required, if the useful work is required to be done by the engine is at the rate of 750 watt, then the amount of heat absorbed per second from the source in calories। तो भाई यहां से इसकी एफिशिएंसी जो हो गई वो 1 माइनस टी टू बाई टी वन से हाफ हो गई। इसका मतलब अगर यहाँ पर 750 जा रहा है जूल, ध्यान देना ये जूल में दिया है, वॉट 750 जूल पर सेकेंड है, तो यहाँ से जो हीट ले रहा होगा ये 1500 वॉट ले रहा होगा, बिकॉज एफिशिएंसी जो है वो W बाई क्यू वन होती है। तो 1500 वॉट ले रहा होगा। अब हमें इसको कैलोरी पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वो तो सिंपल सी बात है, इसको 4.2 से डिवाइड कर दो, तो ये कुछ 357 वाला नंबर आ जाएगा और एफिशिएंसी 50% आ जाएगी। थर्ड आंसर करेक्ट है। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू बाई टी वन विच इज W बाई क्यू वन। ये दो फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। 44 और 45 दो लास्ट के सवाल बचे। 44 में कह रहे हैं अ फिश राइजिंग वर्टिकली अप टुवर्ड द सरफेस ऑफ वाटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड अ बर्ड इज डाइविंग वर्टिकली डाउन विद द रिस्पेक्ट ऑफ 9 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ बर्ड, अरे बाप रे। अच्छा भाई देखो, इस सवाल में तो बड़ी सरल सी बात हुई। फिश जो है अगर वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रही है और बर्ड जो है वो 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश जो हो जाएगी वो 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब रियल लाइफ में क्या होना चाहिए था कि इनमें से कोई एक, अगर अगर इस क्वेश्चन को सीधे देखें तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश जो हो जाता वो 12 मीटर पर सेकंड हो जाता। अब मुझे लगता है अगर ये ऑप्टिक्स, चलो छोड़ो, मतलब ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया जो कि बहुत इजी हो गया। अगर ये ऑप्टिक्स का सवाल होता, मैं नया सवाल बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इन्होंने वही पूछा होगा, इनकी भाषा से वो बात क्लियर नहीं है, तो मैं दूसरा सवाल बता देता हूँ। बेसिकली ये फिश है, ये ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये बर्ड है, ये नीचे आ रही है 9 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है, तो अगर ये हाइट, जिसको मैं
y लिखते हैं, अगर ये y 9 है तो इस फिश को ये 9, सॉरी, अगर ये हाइट y है तो इस फिश को ये हाइट y नहीं दिखाई देगी, फिश को ये 4/3y दिखाई देगी, बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जब हम बाहर से खड़े होकर के पानी के अंदर कोई चीज देखते हैं तो उसकी हाइट कम दिखाई देती है, वो y डैश बाई म्यू हो जाती है, और पानी से खड़े होकर के बाहर देखते हैं तो हाइट ज्यादा दिखाई देती है, तो म्यू y हो जाती है। ठीक है, तो अगर मेरा dy/dt, अगर मेरा dy/dt 9 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि बेसिकली बर्ड 9 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रही है, तो फिश को ये बर्ड 9 से नीचे आती नहीं दिखेगी, ये 4/3 इंटू 9 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे आती दिखेगी। तो अगर ये क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो इसका आंसर 12 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये क्वेश्चन होता है वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज इट अपीयर्स टू द फिश, ठीक है ना, दो अलग अलग बातें हैं। एक्चुअल वेलोसिटी क्या है बर्ड की, और वो वेलोसिटी मछली को क्या दिखाई दे रही है, दो अलग अलग बातें हैं। मछली को बर्ड तेज आती दिखाई दे रही है, मछली की आंख की प्रॉब्लम है, बेसिकली ऑप्टिकल इल्यूजन है एक तरीके से। वास्तव में जो बर्ड है वो 12 मीटर पर सेकंड से ही पास आ रही है, लेकिन मछली को वो बर्ड 15 मीटर पर सेकंड से पास आती दिखाई देगी। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैंने इसका आंसर नहीं देखा, देख लेते हैं, बगल में लिखा हुआ है 44 आंसर क्या है, 44 का आंसर फर्स्ट है 15 मीटर पर सेकंड। तो एसेंशियली ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश नहीं पूछ रहे थे, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश पूछ रहे थे, यानी कि मछली को किस रफ्तार से बर्ड अपनी तरफ आती दिखाई दे रही है, वो 15 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तो बेटा स्टैंडर्ड सा सवाल है, इसको पूछ रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, कर ले रहे हैं। ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो एमिटर से करंट आता है, जो एमिटर से करंट आता है, ये मैं पीएनपी बना रहा हूं पर एनपीएन में थी का उल्टा हो जाता है, उसी में थोड़ा सा बेस को चला जाता है, उसी में थोड़ा सा कलेक्टर को चला जाता है। तो एक रिलेशन होता था आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। जब मैं इसी इक्वेशन को आई सी से डिवाइड कर देता था तो ये आई ई बाई आई सी 1/अल्फा हो जाता था, बिकॉज अल्फा की वैल्यू आई सी बाई आई हो जाती है। आई बी बाई आई सी 1/बीटा हो जाता था, बिकॉज बीटा की वैल्यू आई सी बाई आई बी होती है, और ये 1 हो जाता था, तो ये रिलेशन आ जाता था। तो यहाँ से मुझे बीटा को सॉल्व करना है, तो यहाँ से 1/बीटा की वैल्यू हो जाएगी, अरे क्या लिख देता हूँ यार, 1/बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/अल्फा, अरे यहाँ पे प्लस का साइन है, 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा -1, जो कि बेसिकली एलसीएम ले लें अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा हो गया, यानी कि बीटा की वैल्यू आ गई अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये थर्ड वाला आंसर करेक्ट। ठीक है, इसके साथ हमारे इस टेस्ट के सारे फिजिक्स के डाउट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के डाउट्स करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।